नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मेंस डे में इकोनॉमी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 2024 के मेंस का है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इसमें 150 शब्द में आपको आंसर देना है। तो जब आप कॉजेज की बात करेंगे तो आप ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट पूछा गया है, ना एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, ना डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, ना डिस्कस करने के लिए कहा गया है। सेकेंडली, व्हेन यू हैव टू कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देयर यू विल हैव टू एक्सपैंड। वहाँ पे आपको तर्क वितर्क देने पड़ेंगे कि किस प्रकार से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को और खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रही है या नहीं। देखिए, इस मामले की शुरुआत होती है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 से, जहां ये कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है, एक रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप आरबीआई की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म है ना, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो 4 ±2% के रेंज में रखने के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे। ये 2016 में फाइनलाइज हुआ था। अब इस पॉलिसी के अंदर फूड इन्फ्लेशन को इंक्लूड ना किया जाए, ऐसा सजेशन दिया था इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने। इसका सिंपल रीजन उन्होंने ये कहा था कि फूड इन्फ्लेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो आरबीआई के कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ फॉर्मुलेट होती है। रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग में चाहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन को हटा के बाकी इन्फ्लेशन को देखा जाए, जिसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर फूड इन्फ्लेशन, फूड के प्राइसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब उसमें से फूड को निकाल देते हो, फ्यूल को निकाल देते हो, तो वो कोर इन्फ्लेशन होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है। रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने भी ये कहा कि कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से टारगेटिंग करो, फूड इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट मत करो, ऐसा कहा गया। अब जहां तक बात आती है इस सब मामले की, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि हम एनएसओ की वेट कर रहे हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना रही है। उनके जो रिकमेंडेशंस होंगे, सजेशंस होंगे, उनके बेसिस पे सरकार डिसीजन लेगी और फिर हमारे साथ बात करेगी। तो इसका मतलब उनके परव्यू से उन्होंने कहा कि फिलहाल ये बात बाहर है। वापस आते हैं, ये क्वेश्चन मेंस 2024 में यानी सितंबर में पूछा गया। इसका मतलब बहुत ही करंट रेलेवेंट इश्यूज के ऊपर ये क्वेश्चन था, क्योंकि अगस्त 2024 में आरबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 6.5% के आसपास, यानी 6.3% के आसपास भारत का फूड इन्फ्लेशन पिछले 4 सालों में रहा है, इन कंपैरिजन टू 2016 टू 2020, जहां पे फूड इन्फ्लेशन 2.9% ही था। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डबल या उससे ज्यादा हो रखा है। दिस कैन बी योर इंट्रोडक्शन, कि आप रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन बता रहे हो कि ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, बहुत पर्याप्त है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है लगातार निरंतरता से बढ़ता जाता है और परसिस्टेंस उसमें दिखाई देती है। अब कॉजेज की बात करें तो आप इसको सप्लाई और डिमांड कॉजेज में डिवाइड कर सकते हो, कॉस्ट पुश या डिमांड पुल में डिवाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन सिंपली आपको ये 7 पॉइंट्स जो हैं, कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो वहां लिखने चाहिए। सबसे पहले सप्लाई चेन डिसरप्शन से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, है ना, फूड ग्रेन्स की बात करते हैं हम, या हम बात करते हैं फ्यूल की, तो इन सब में सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है। जैसे फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ती है, इसका मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है ना, और प्रोडक्ट को आगे अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें फ्यूल की आवश्यकता है। तो रशिया यूक्रेन वॉर हो, पर्शियन गल्फ में टेंशन हो, वेस्टर्न एशिया के इश्यूज हो, या फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोपियन यूनियन या आप कह सकते हो यूएसए ऐसा कहता है कि भाई हम जो है ट्रेड के टर्म्स एंड कंडीशंस या टर्म्स ऑफ ट्रेड को चेंज करना चाहते हैं, और खास तौर पे चाइना या किसी और कंट्री, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, उसके साथ उसकी ट्रेड टॉक्स होती है, उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे भी पड़ता है, एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स पे भी पड़ता है, और जिससे हमारा जो इंपोर्ट है चीज़ों का वो भी महंगा होता है। सिमिलरली, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ी ड्यूरिंग दिस रशिया यूक्रेन वॉर, उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, बट तब तक इन्फ्लेशन को वो इंपैक्ट कर चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देश की है, जिसको आप यू कैन राइट इट इवन फर्दर अबव, इज डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। तो आपका जो प्रोड्यूस है सप्लाई साइड में, आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है अनियंस का, टमेटोज का, इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर।
और वेदर के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होने की वजह से अगर एल नीनो जैसी कंडीशन होती है या लैक ऑफ मॉनसून वाली कंडीशन होती है, ड्रॉट वाली कंडीशन होती है, या इवन यू कैन से हेल स्टॉर्म आता है, क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, तो आपकी सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। जैसे ही सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती है। एक और चीज है जिसको कहते हैं कॉबवेब फिनोमेना। कॉबवेब फिनोमेना क्या होता है? कॉबवेब फिनोमेना इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस कि अगर पिछले सीजन अनियंस बहुत महंगे हो गए थे, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो गए थे, तो फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स ये सोचते हैं कि अब हम सभी अनियंस उगाते हैं क्योंकि इनकी प्राइसेस ज्यादा है, बट इतनी सप्लाई वो एक्सेस कर देते हैं कि अचानक से अनियंस के प्राइसेस बिल्कुल, दाम जो है बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, जिससे फिर अगले सीजन फार्मर्स को ये लगता है कि अनियंस उगाने से फायदा नहीं होगा, ये तो सस्ते बिक रहे हैं। तो ये जो लैग दिख रहा है, ये भी इन्फ्लेशन का एक वन ऑफ द रीजंस है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को लेकर हो, इन्फ्लेशन इंड्यूसिंग तो है, क्योंकि एक तरफ आप चाहते हो कि पीडीएस राशन लोगों को सस्ते दामों पे मिले या फ्री में मिले, वहां दूसरी तरफ आप एमएसपी कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर फार्मर्स की तरफ से बैकलैश आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है कि इन्फ्लेशन किस प्रकार से चल रहा है। पेरिशेबल कमोडिटीज की इनएडिक्वेट स्टोरेज होने की वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। तो पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हमें स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना चाहिए। जैसे हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड तोड़ गई है, और पिछले कुछ सालों में फूड ग्रेन से ज्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो हो रहा है, लेकिन हमारे पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स का लेगेसी कमी होने की वजह से हम देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं, ऑल्दो इसमें अभी सुधार दिखने को मिला है। ऑल्सो डिमांड साइड से एक पॉइंट आप लग सकते हो, इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों का कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी उसको ग्रो करता है प्राइसेस को। एनीवेज, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसके ऊपर हमने कमेंट करना था। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फूड इन्फ्लेशन के ऊपर कम इफेक्टिव रहती है, क्योंकि ये न्यूज में था इसलिए हम कम इफेक्टिवनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। देखो, ओवरऑल इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है। 2022 से लेकर 2024 तक आप देखोगे कि रेपो रेट में 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिससे लेंडिंग जो होती है ना, बैंक्स को जो लेंडिंग की जा रही है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। एक्सपेंसिव होती है तो मार्केट के अंदर वो बहुत ही कम जो है लेंडिंग करते हैं, जिससे ओवरऑल लोगों के हाथ में पैसा कम रहता है, जिससे इन्फ्लेशन कम होती है ना। तो व्हेन दे वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, दे इंक्रीज द रेपो रेट, है ना, ताकि इजी मनी पॉलिसी नहीं, हम टाइट मनी पॉलिसी इस्तेमाल करें। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है प्राइमरी गोल है, और उसके अंतर्गत आरबीआई करता है अपनी तरफ से, है ना। आरबीआई इवन की स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस भी कंडक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की डिमांड बहुत कम हो जाए भारत के अंदर, है ना, या डॉलर के मुकाबले रुपये जो है वो कमजोर होता चला जाए, तो अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, तो व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू परचेज द रुपी। मतलब एक्सेस रुपी हो जाता होगा मार्केट में, तभी तो उसकी वैल्यू कम हो रही है डॉलर के मुकाबले, तो वो अब्सॉर्ब कर लेता है रुपीस को। इससे क्या होता है? इससे एक तो एक्सचेंज रेट कुछ हद तक, इट्स नॉट अ एक्टिव एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, इट्स जस्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉलेटिलिटी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करे जाते हैं। ये कोशिशें आरबीआई करता है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द आंसर। इस आंसर का जो क्रक्स है उस पर कमेंट करना है इफेक्टिवनेस पे, और ये क्योंकि चर्चा में रहा है इसलिए आपको रेलेवेंस पता होनी चाहिए कि क्यों पूछा गया। सबसे पहले तो फूड इन्फ्लेशन डिपेंड करती है सीजनल फैक्टर्स पे, रेनफॉल की वेरिएशन, क्रॉप की यील्ड पे, ग्लोबल फूड प्राइसेस पे, जिस पे आरबीआई का ज्यादा प्रभाव नहीं है। दूसरा, फूड इज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस। 45% जो एक हाउस होल्ड का एवरेज खर्चा है वो फूड के ऊपर होता है। इट्स नॉट एज इफ कि ये कम नहीं हो रहा है, ये कम हो रहा है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की माने कि ये परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन के नंबर जो ज्यादा दिखते हैं वो एक पैरामीटर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, वो है फूड। एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस, ये एक इशू देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाता है, एमएसपी को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाता है, और अंततः लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक लैग होता है। तो मान लीजिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स का समय लगता है उसको रिफ्लेक्ट होने में। लेकिन क्योंकि फूड इन्फ्लेशन सीजनल होती है, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज्यादा शूट अप हो जाती है, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ जाता है ना। तो इसकी वजह से आप उसका इंपैक्ट नहीं असेस कर पाते हो। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम।
नाउ ये हमने पॉइंट आउट कर दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो पैरामीटर्स हैं, जो कदम उठाए जाते हैं रेपो रेट को इंक्रीज करना या स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस करना, उसके बावजूद खाने के प्राइस वस्तुओं में महंगाई क्यों होती है। लेकिन अब आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे? आप इसे कंक्लूड कर सकते हो, एक तरीका है जब आप 3 पिलर्स का कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 pronged स्ट्रेटजी। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी को तो सेंसिटिव रहना ही होगा इन्फ्लेशन के। इनफैक्ट शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि जब तक हमें गवर्नमेंट से मैंडेट नहीं आ जाता है, हम फूड इन्फ्लेशन पे भी खासा नजर बना के रखेंगे। तो अगर हमने डिसाइड करना होगा कि रेपो रेट कम करने हैं, वी विल टेक इन अकाउंट द फूड इन्फ्लेशन नंबर एज वेल। पूरी इन्फ्लेशन में से फूड इन्फ्लेशन के नंबर को भी देखेंगे। मान लीजिए पूरी इन्फ्लेशन में अदर आइटम्स की इन्फ्लेशन में गिरावट आ रही है और फूड इन्फ्लेशन में ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है, तब भी हम वेट करेंगे, विल सी दैट कि हमें रेट्स डिक्रीज करने चाहिए या नहीं। सेकेंडली, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव बहुत होना चाहिए और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी यहां पे मेंशन करोगे। फिस्कल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट ड्राइवर। तो जो भी बजट है, जिस भी हिसाब से होता है, तो उसमें कैपेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करके रेवेन्यू एक्स को धीरे धीरे रिड्यूस करना है, टारगेट ये है। एंड आखिरी में फॉरेन पॉलिसी या ट्रेड पॉलिसी, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम अपने इंपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को रोक रहे हैं, है ना। दिस टर्म केम इनटू क्वेश्चन, है ना। इसको जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है ये, है ना, हमारे इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से नहीं। तो इन 3 चीजों पे, पैरामीटर्स पे काम करके हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर सकते हैं, इफेक्टिवली, बेहतर तरीके से की जा सकती है। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। और एक याद दिला दूं मैं, हमारा जो मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, दैट इज नाउ लाइव और 25 नवंबर से इनफैक्ट वो शुरू होने वाला है। इस प्रोग्राम में आप 48 डेज तक आंसर राइटिंग करेंगे, डेली 2 आंसर्स लिखेंगे और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा इसमें वीकली लाइव डिस्कशंस और मेंटरिंग सेशंस होंगे, जिसके अलावा आपको 1-on-1 सेशंस मेरे द्वारा मिलने वाले हैं। तो इसमें आंसर्स भी मैं ही इवैल्यूएट करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर, और मैं स्टूडेंट्स के साथ सेशंस कंडक्ट करता हूं सो दैट उनकी परफॉर्मेंस जो है, प्रोग्रेस उसकी मॉनिटर की जा सके। और साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस, एडिशनल क्लासेस की आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या डायरेक्टिव्स, क्या कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल क्लास भी वहां पर करवाई जाएगी। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज आपसे कल जरूर मुलाकात होगी इकोनॉमी के एक और नए सवाल के साथ। धन्यवाद।